नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकोना में और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए। नसीम चौधरी जी वर्तमान में इनकी पत्नी नगरपालिका अध्यक्ष हैं और आज हम बात करने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कि माननीय नसीम चौधरी जी लोकसभा चुनाव के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये लोकसभा जो श्रावस्ती 58 है वो टिकट फाइनल किसको होगा, लेकिन उससे हम पहले जान लेते हैं कि अगर कांग्रेस को ये टिकट मिलता है और चौधरी जी को ये टिकट मिलता है तो जनता के लिए क्या मुद्दे होंगे चौधरी जी के। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, ये लोकसभा जो सबसे पहले 9 में जब बनी तो यहाँ से कांग्रेस को ही टिकट मिला और वो जीत भी हासिल किए, और फिर एक बार बीजेपी को ये टिकट गई, वो भी जीत हासिल किए, और बसपा से समाजवादी का भी इस क्षेत्र पे रहा नहीं है। जब ये बहराइच में था तो इस पे समाजवादी का टिकट रहा, यानी कि सांसदी रही, लेकिन 9 के बाद यहाँ पे नहीं हो पाया। लेकिन आप प्रबल दावेदार यहाँ से समाजवादी को ही माना जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी जी। हम लोगों के जो मुखिया हैं आदरणीय राय जी, आदरणीय खड़गे जी और हमारे आदरणीय जननायक श्री आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, ये सब सीनियर लीडर्स बात करके तय करेंगे कि ये इंडिया अलायंस में ये सीट श्रावस्ती कांग्रेस को जाती है कि समाजवादी को जाती है। अगर कांग्रेस में आएगी तो समाजवादी के कार्यकर्ता लग के कांग्रेस को जिताने का, इंडिया अलायंस जिताने का काम करेंगे। अगर ये सीट अगर समाजवादी में जाती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से लगकर इंडिया अलायंस को जिताने का काम करेंगे। ये तो अभी हमारी मुखिया तय करेंगे। ये तो देखिए, अपने अपने पार्टी से सब लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। समाजवादी के कैंडिडेट अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब ये तो अलायंस में जब पता चल जाएगा तो 4 दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा कि गठबंधन में कौन सी सीट समाजवादी और कौन सी सीट कांग्रेस लड़ेगी। उसके बाद ये तय होगा कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। अब दावेदारी सब ठोक रहे हैं, समाजवादी के भी ठोक रहे हैं, कांग्रेस के भी ठोक रहे हैं और दूसरे दल के भी लोग कांग्रेस में और समाजवादी में जुगाड़ लगा रहे हैं कि हमको भी मौका मिल जाए। हम लोग भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से 7 साल से, 4 साल से मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ, 4-5 साल लगभग हो चुके हैं। और मेरी पत्नी यहाँ नगर पंचायत इकोना की चेयरमैन भी है, मैं मेंबर भी रहा हूँ, मेरी पत्नी भी रही है। तो ऐसे कई बार हम लोगों को मौका मिला है और विधानसभा का चुनाव भी हम लोगों के ऊपर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी ने और प्रियंका जी ने हम लोगों को विश्वास कर मेरी पत्नी को भिनगा विधानसभा से चुनाव का टिकट भी दिया था। तो हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हम क्षेत्र में जिस तरह लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उस तरह पार्टी हम पे जरूर, और हम युवा भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, तो पार्टी हम पे जरूर भरोसा करेगी। और इंडिया अलायंस में अगर कांग्रेस की सीटें आती है तो पार्टी हमें जरूर लड़ाने का काम करेगी। ये मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है। सर, आपको टिकट मिलता है, जो पार्टी का मैनिफेस्टो होगा तो पार्टी तय करेगी, लेकिन आप श्रावस्ती के जनता के लिए क्या करने का दावा पेश कर रहे हैं? क्या आपको, अगर जनता क्यों पसंद करे या जनता क्यों आपको समर्थन देगी, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, पर्सनल काम यहाँ बहुत भी है और पर्सनल काम नहीं, ये जनता का काम है। जैसे हमारे श्रावस्ती जो लोकसभा है, श्रावस्ती में बलरामपुर जिला भी आता है। ये पिछड़ा जनपद है श्रावस्ती। यहाँ हमारे यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई यहाँ श्रावस्ती में पिछड़े जनपद में कोई क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। यहाँ के नौजवान युवा पढ़ लिख के बंबई और राजस्थान, दिल्ली जैसे शहर में जाकर नौकरियां ढूंढते हैं। हम यहाँ इंडस्ट्रीज लगवाएंगे। यहाँ नए युवक को जिस तरह जिसकी शिक्षा होगी उसी योग्यता के हिसाब से उनको नौकरी कारखाने में दिया जाएगा। जब हमारे लोकल का बेटा जब यहीं पढ़ लिख के और यहीं नौकरी का काम करेगा, या जो नहीं शिक्षित है वो भी उस वर्कर के टाइम पे काम करेगा, तो जब उनकी रोजी यहीं मिलेगी तो वो अपने परिवार में रहेगा तो सुखी रहेगा। जैसे आप देख लीजिए कि सुबह शाम को 7 बज जाती हैं तो हमारे यहाँ बहराइच जनपद से श्रावस्ती जनपद आने के लिए कोई बस अड्डा नहीं है, न भिनगा मुख्य मार्ग को जाने के लिए कोई बस अड्डा है। बलरामपुर में अगर शाम 5 बज जाती है तो कोई गाड़ी बलरामपुर से इकोना आने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ऐसे में, और दूसरी चीज, यहाँ रेल की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही कि रेल लाइन कल चालू हो जाएगा, परसों चालू हो जाएगा, जमीन अधिग्रहण हो गया है, पैसा आवंटन हो गया है। पूर्व सांसद भी बोलते रहते हैं, वर्तमान सांसद भी बोलते रहते हैं। तो मैंने उनसे कई बार मीडिया के चैनल से माध्यम से पूछा है कि ये रेल लाइन कब चालू होगा, जमीन कब अधिग्रहण होगा, जो पैसा अधिग्रहण हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो उनकी जुमलेबाजी है। कई परिवहन मंत्री आए कोना रोडवेज के लिए कहा है, माननीय विधायक जी भी यहाँ कहा करते हैं बस रोडवेज चालू हो जाएगा। कई रोडवेज की वजह से, रोडवेज अंदर न खड़ी होने की वजह से कई दुर्घटनाएं घट भी गई हैं। कई बार प्रशासन को संज्ञान में भी दिया गया है, लेकिन सब लीका पोती हो रहा है भारतीय जनता। बस स्टैंड की बात करें, श्रावस्ती में तो एयरपोर्ट सरकार चालू करवा रही है। हमें तो नहीं लग रहा कि चालू करे। डेट बता रहे हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ट्रायल हो रहा है। अभी तो कुछ हुआ नहीं है। हो जाए तब मैं मानूंगा कि हाँ चलिए ठीक है, धरातल पे एक काम आया। 100 काम गिनाने के बाद धरातल पे एक काम आया। एक कह रहे हैं
कल चालू हो जाएगी, परसों चली होगी, नरसों चलेगी। और जो काम एयरपोर्ट का हो या रेल का हो, इसको लगातार कांग्रेस पार्टी जब सत्ते में रही तो लगातार हम लोग उस मुद्दे को उठाते रहे और कांग्रेस पार्टी ने इस काम को स्वीकृत करने का भी काम किया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अगर काम करा के कोई सराहनीय लेना चाहती तो ले ले, लेकिन अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ते में आई है और राज्य में भी 10 साल सत्ते में रही है इस वक्त, उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। कई आप देख रहे हैं, हम चाहे श्रावस्ती हो चाहे बलरामपुर है, कई घाटे की अभी पुलें नहीं बनी हुई है। आपके बलरामपुर में चले जाइए, मैं गया था कई मतलब इस लोकसभा में दौड़ रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं गड्ढा मुक्त करूंगा। आप कौवापुर वाले रोड पे चले जाइए, महाराजगंज वाले रोड पर चले जाइए, उतरौला वाले उस दाहिने वाले साइड पे रोड पे चले जाइए, सब रोड गड्ढे में। हाँ, ये नहीं पता चल गया कि गड्ढा कहाँ है और रोड कहाँ है। अब बारिश का मुख्यमंत्री जी तो गड्ढा मुक्त सड़क की दावा कर रहे हैं। वही तो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रहे हैं, और हम क्षेत्र में, हम क्या भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी क्षेत्र में जाते होंगे, अपने अपने बड़े बड़े दावे करते होंगे, तो जनता उनसे जरूर सवाल पूछती हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी गड्ढा मुक्त करने की बात कर रहे हैं। मैंने कई पत्र भी लिखा, आप चाहे तो मुझे पत्र देख सकते हैं, मेरा भी लड़का आ जाएगा, मैं आपको पत्र भी दे सकता हूँ कि मैंने कई पत्र लिखा है बलरामपुर जनपद के लिए कि ये मार्ग डिस्टर्ब है, और कई घाट के लिए भी मैंने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है कि आप वादा का काम करते हैं तो कम से कम ये हमारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान निकालिए। महिलाएं सुरक्षित नहीं, अभी गिलौला में आपने देखा है 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, क्राइम भी नहीं रुक रहा है लगातार, चाहे तो क्राइम जो हो रहा है, तो योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि अगले चौराहे पे उसका राम राम। तो भाई अभी मैं तो कह रहा हूं कि अभी 1 हफ्ते की घटना नहीं हुई है और 3 साल बच्ची की साथ दुष्कर्म हुआ है, FIR बहुत चिल्लाने के बाद पंजीकृत लाज हुआ है। आप करें ना इनकाउंटर। मैं तो कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसी घटना छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रही है, कहाँ क्राइम रुक रहा है? तमाम लोगों की जमीन अधिग्रहण हो रही है, जबरदस्ती कब्जाएं हो रही हैं, लेटर पे लेटर हम लोग लगा रहे हैं, तमाम लेटर लगा भी चुके हैं, उस पर कोई भी आश्वासन। तो योगी जी जो दावा कर रहे हैं उसका आप खंडन कर रहे हैं? भाई बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। जब धरातल पे काम नहीं दिखा रहा तो खंडन तो करेंगे हम। जितने भी, मैं कह रहा हूं, जितने भी उन्होंने दावे के, हमने कहा कि तो 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसका इनकाउंटर करें। भाई क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई 3 साल की बच्चियों के साथ इस तरह घटना होती तो क्राइम बढ़ नहीं रहा है? लगातार इकौना हो, गिलौला हो, सिरसिया हो, सोनवा हो, मल्लीपुर हो, जितने भी थाने में लगातार फोन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्राइम से सब लिप्त हैं। तहसील हो, अस्पताल हो, चाहे जो भी हो, सब क्राइम से लिप्त हैं। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं। हम ऐसा ये नहीं कह सकते कि अगले भी सरकार में कहीं कम था, लेकिन इस सरकार में बहुत ज्यादा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कह रहा है। अगर रिकॉर्ड थाना, अस्पताल और सबका उठा के देखोगे तो क्रिमिनल लगातार क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सदन से 400 पार का नारा का इशारा कर चुके हैं, उनके आम कार्यकर्ता भी इस बात का आवाज बुलंद कर रहे हैं, और वहीं 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंदर 80 जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के एक बड़े चेहरे राहुल गांधी जी लगातार यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, यात्रा उत्तर प्रदेश में भी एंट्री कर चुकी है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ 80 के 80 और दूसरा राहुल गांधी की न्याय यात्रा, कितना असरदायक होगा ये यात्रा राहुल गांधी? ये तो न्याय यात्रा, और जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 के पार गए, तो जनता तय करेगी। देखो, जनता सब जानती है। अगली बार भी पुलवामा का अगर नाम न देते, कहते नहीं, तो शायद सरकार अगली बार ही नहीं बनती। झूठ कितने दिन तक चल सकता है ये सब जानते हैं। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। हमारे आदरणीय जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी जो सच की न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं, वो लोगों को न्याय दिला रहे हैं। हम जितनी भी, अभी हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हुआ था, हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है हम तो 450 में सिलेंडर देंगे। हमने कहा था पुरानी पेंशन, वहां पे तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है ना, वहां देंगे। आप कहाँ दिए बताइए? राजस्थान में अगर 450 का सिलेंडर हो तो आप बताइए। मध्य प्रदेश में अगर 450 का सिलेंडर हुआ तो लगा है ना, बैनर लगवाया। वही तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार केवल कागज में काम करती है, धरातल पे कोई काम नहीं करती है। एक भी राजस्थानी या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के लोगों से पूछिए कि क्या आपके यहाँ 450 रुपए में सिलेंडर हो गया, तो कहेंगे नहीं। वो तो लाइन चेंज कर दी। जितने भी उन्होंने अपने एजेंडे में वादे लिखे थे, उसका एक भी एजेंडा का काम शुरू करने का काम किया हो तो बताओ। हमारी सरकार तेलंगाना में बची, हमने पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया। हमने कहा था जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम तुरंत 450 में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो हमने पुरानी पेंशन को बहाल भी किया था। तो हम जो कह रहे हैं, और हमने, हमारे नेता जो कहे हैं, वो पहले भी किए हैं, जो आज भी कह रहे हैं वो करेंगे।
जितने भी उन्होंने वादे मंच टू मंच शेयर कर रहे हैं और जितने भी हमारे इस 2024 में जो एजेंडे में आएगा हम लोग उसको जनता के बीच में लेके जाएंगे और बताएंगे, तो हम करेंगे। देखिए हमने 2009 में कहा था ना कि कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ किया 4 से 9 तक। अगर आप जीत का सर, अगर पहली बार अगर आपको टिकट मिलता है और जीत के जाते तो श्रावस्ती के लिए आपका क्या एजेंडा होगा? हमने तो बताया कि श्रावस्ती में हमारे बच्चों को खेलने के लिए हमारे नौजवान जो साथी हैं, मैं भी क्रिकेटर का बहुत शौक था और खेला भी, कई कपे जीता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ स्टेडियम हो, हमारे भी नौजवान साथी जो युवा हैं वो कम से कम उस स्टेडियम में खेल के और भारत के लिए खेले, हम लोगों के जनपद का भी नाम हो। हमारे यहाँ श्रावस्ती पर्यटन जगह है, माँ सीता का स्थल है, ऐसे जगह को पर्यटन श्रावस्ती घोषित करना चाहिए और श्रावस्ती को पर्यटन घोषित करके इसका विकास की मुख्य दरिया में इसको लेके जाना चाहिए। इसको रेल से जोड़ना चाहिए, बहराइच और बलरामपुर से रेल को जोड़ना चाहिए, बड़ी लाइन करना चाहिए यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, तमाम फॉरेन्स के लोग यहाँ आते हैं, तमाम होटल्स खुले हैं, तो ये सब सुविधाएं होना चाहिए। और ये सब सुविधाएं अगर मैं टिकट मुझे मिलता है और मैं जीत के आता हूं तो ये सदन में जाकर इस बात को रखकर और इन सब सारे कामों को जो मैं आपसे गिना रहा हूं वो करूंगा। कारण कि मैंने भी नगर में जो भी चुनावी वादे किए थे, जो नगर में मैंने मतलब मेरी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो मैं कांग्रेस पार्टी होने के नाते मैंने भी वादा किया था कि अगर मेरी पत्नी चुनाव जीती अगर कांग्रेस से तो मैं ये वादे करूंगा। अब लगातार 15 साल से तिलक नगर का रोड नहीं बन रहा था, मैंने बनाने का काम किया। मैंने कहा है कि इस बार मुझे क्षमा चाहिए और आने वाले बारिश में एक बूंद भी रोडवेज हो, चाहे संजय पार्क हो, चाहे अस्पताल हो, सीएससी हो, कहीं एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा। 8 महीना में मैं लगातार पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूं और उनसे कह रहा हूं कि नगर में ये समस्या है और उस समस्या का समाधान मैं जितने भी वादे किया है इन 5 सालों में नगर में भी करके दिखाऊंगा और जब मेंबर भी रहा तब भी मैं करके दिखाया और आज भी वादा करता हूं कि जनता ने अगर मुझे मौका दिया और पार्टी ने मुझे मौका दिया तो अगर मैं इस लायक बना तो जो भी आपके कैमरे के माध्यम से जितने भी वादे मैं करूंगा सारे वादों को पूरा करने का काम करूंगा। सर एक दो लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में अलायंस के साथ में लड़ेगी, कांग्रेस और समाजवादी का तय माना जा रहा है। जयंत चौधरी तो चले गए और जो इंडिया अलायंस के न्यू रखने वाले नीतीश कुमार भी गठबंधन, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर अलायंस के साथ में लड़ाई लड़ती है तो 80 सीटों में आपको क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि हम 80 में 70 तो जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि और जिसको जाना था वो चलेगा। जैन जिसे कोई जमीर बेच के अगर अपना राजनीति कर रहा तो कोई क्या करेगा? यही जैन, अरे जमीर कहाँ, उनके दादाजी को दिया गया भारत रत्न, तो कहते हैं हम कैसे मना। यही जैन चौधरी जी जब ये अभी किसान जब आंदोलन चल रहा था, पुलिस लाठी से उनको तोड़ रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कभी पक्ष में ना वोट करने की ना उनके साथ जाने की वादे कर रहे थे। थोड़ा सा उनको भारतीय जनता पार्टी ने लालच दिया, चले गए। कोई अपना जमीर बेच के राजनीति करता। वही नीतीश जी कहा करते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी समर्थन न करूंगा, ना पार्टी के साथ अलायंस करूंगा। तो अपनी अपनी जमीर लोग के बाद बेच के जा रहे हैं। जनता बिहार की जनता उनको जवाब देगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको भी, जयंत चौधरी को भी जनता जवाब देगी। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता ने काम किया, तो वो राम मंदिर, हिंदू मुसलमान छोड़ के विकास के नाम पे अपने अपने प्रत्याशियों को यहाँ क्षेत्र में उतार दें और वो ये कहें कि मैंने स्कूल बनवाया, मैंने कॉलेज बनवाया, मैंने सीएसटी अस्पताल बनाया, मैंने लोगों को नौकरियां दी, मैंने 15-15 लाख डालने का काम किया, मैं दाऊद को यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया लाया। ये सब वादे जो चुनावी वादे उन्होंने किया था उसमें से एक वादा भी बता दो कि जो उन्होंने पूरा किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जरूर कहते हैं कि मैंने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर तो कोर्ट का निर्णय है और सभी दल और सभी हिंदुस्तानियों ने उसका सम्मान किया और उसको अपना भुना रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो अब सब जनता जान रही है, आने वाले चुनाव में 2024 में जवाब देगी उन्होंने कौन सा कार्य किया। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि मुझे एक काम बता दीजिए कि उन्होंने किया। एक मीडिया भाई से बात होने, उन्होंने कहा धारा 370 है। धारा 370 से हमें क्या लाभ मिला? कौन से हिंदुस्तानी को क्या लाभ मिला? धारा 370 में जैसे मान लीजिए आपकी जमीन है और अगर आप नहीं बेचना चाहते तो हम ले लेंगे। लाभ क्या मिला ये बताइए? कौन से युवा को रोजी मिल गई? कौन से युवाओं को नौकरी मिल गई? कौन से ऐसे लाभ मिल गए धारा 370 से जिसमें देश के प्रमुख काम हो गया हो? उससे कोई मतलब नहीं है। वो खाली बस अपना राजनीति की रोटी सेकने के लिए हिंदू मुसलमान करके इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, लेकिन झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। जनता जान चुकी है कि जीडीपी की क्या हालात है, महंगाई की क्या हालात है और नौजवानों की क्या हालात है। नौजवानों की नौकरियां नहीं मिल रही है। इन 10 सालों के सरकार में चाहे केंद्र में रहा हो और करीब लगभग 7.5 साल सरकार 7 साल राज्य में हो गई। डबल इंजन सरकार ने कितनी नौकरियां इस उत्तर प्रदेश में युवाओं को दी है? सब युवा बेरोजगार हैं और उस समय का
आने का इंतजार कर रहे हैं कि 24 में मैं उनको जवाब दूंगा। 24 में आपको लगता है कि जनता जवाब देगी? बिल्कुल 24 में जनता जवाब देगी और 80 लोकसभा में लगभग हम 60 से 70 सीट जीतने का इंडिया अलायंस काम करेगी। और आप ये निश्चय नोट कर लीजिए और चुनाव के बाद मुझसे आइएगा, मिल लीजिएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से जवाब देगी। ठीक, धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ थे नसीम चौधरी जी, जो कांग्रेस से श्रावस्ती लोकसभा सीट से लगातार दावा पेश कर रहे हैं टिकट के लिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगर इन्होंने जो वादे गिनाए हैं श्रावस्ती के विकास को लेकर के, अगर कांग्रेस पार्टी इनको मौका देती है या इंडिया अलायंस को ये सीट जाती है, तो अब ये तो दिलचस्प होगा देखने वाले। एक तरफ जहां बीजेपी अपने मैनिफेस्टो पे लड़ेगी, वहीं नसीम चौधरी अपने मैनिफेस्टो श्रावस्ती के विकास के लिए राय लेंगे। अब जनता जनार्दन क्या तय करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।